हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ये आपके सामने है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। 10th of May dawned bright and clear। देखिए, डाउन का मतलब होता है, ये जो डाउन है, डाउन का मतलब होता है मॉर्निंग की जो सनराइज था कैसा हुआ। 10th ऑफ मे को बहुत ही ब्राइट और क्लियर सनराइज हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अब वो बताते हैं कि बीते कुछ दिनों से वो क्या कर रहे थे, काफी प्लेजेंटली यानी काफी खुशी से बिसीज्ड थे। यानी कि वो बिसीज्ड का मतलब हो जाता है कि किसी चीज से घिरे रहना। जो डिग्नेटरीज थे और जो वर्ल्ड लीडर्स, डिग्नेटरीज का मतलब होता है जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं ऑफिशियली, उनको डिग्निटरीज कहते हैं। तो डिग्निटरीज जो थे, जो या तो फेमस वर्ल्ड लीडर्स थे या रेप्यूटेड लोग थे, उनसे घिरे हुए थे, जो कि लगातार क्या कर रहे थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। की मतलब उद्घाटन, इनॉग्रेशन बोले तो उद्घाटन, उद्घाटन से पहले वो उन अपना जो है रिस्पेक्ट जाहिर करने के लिए उनके पास आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो वो कहते हैं जो उद्घाटन होगा वो साउथ अफ्रीका के जो जमीन पे सबसे पहली बार ऐसा होगा कि मतलब इतनी ज्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग होगी अब तक की। अब तक इतनी ज्यादा लोगों का एक साथ एकत्रीकरण यानी गैदरिंग अभी इतिहास में नहीं हुआ होगा, वो यही कह रहे हैं। इनॉग्रेशन किसका उद्घाटन भाई, आप जानिए। इनॉग्रेशन मतलब देखिए, साउथ अफ्रीका ने जब फ्रीडम पा ली, पहले तो बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अब उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है और उसी डेमोक्रेटिक एरा का इनॉग्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है, उसका उद्घाटन की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। जो सेरेमनीज थे वो कहाँ पे हुआ, वो जो एम्फी थिएटर था, एम्फी थिएटर आपको बता दें एक बहुत बड़ा ओपन बिल्डिंग अगर हम कहें उसको एम्फी थिएटर कहेंगे, जहाँ पे काफी सारी सीट्स होती हैं लोगों के बैठने के लिए। सो वो एम्फी थिएटर एक ऐसा ही बड़ा सा पब्लिक प्लेस था जहाँ पे कि ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई। और वो किनके द्वारा आयोजित हुई, तो जो यूनियन बिल्डिंग्स थे प्रिटोरिया में, वहां पे उनके द्वारा आयोजित की गई। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब वो कहते हैं for decades, decades मैंने दसियों सालों से, 10 साल को decade कहते हैं, तो दसियों सालों से ये जो जगह थी ना जहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ, वो जगह क्या थी, वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो गोरे लोगों की एक सुप्रीमेसी, मतलब बोले तो उनका जो था सुप्रीम, वो खुद को मानते थे और सबके ऊपर रूल करते थे, वो इसके ऊपर जो है सुप्रीमेसी जाहिर कर रहे थे। लेकिन उस जगह पे उन अपना आधिपत्य जता के रखा हुआ था गोरी लोगों ने। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है ये जगह है रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग यानी कि अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। रेनबो गैदरिंग इसीलिए उन्होंने कहा है क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव गैदर्ड देयर, कि अलग अलग रंग के लोग वहां पे गैदर हुए हैं और ये हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारे नेशंस भी जो हैं
साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है उसके इंस्टॉलेशन मतलब होता है किसी चीज को सेटअप करना, तो उसके सेटअप करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. तो उस सुंदर ऑटम के दिन में मैं जो था, मुझे एकॉम्पनी किन्होंने किया, मेरी डॉटर जिनानी ने एकॉम्पनी किया। तो नेल्सन मंडेला को किसने साथ दिया उस दिन सुबह में? उनकी डॉटर जिनानी ने। और पोडियम होता है जहां पे कोई खड़ा होकर भाषण देता है, तो आपने देखा होगा एक ऊंचा वुडन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हाथ वगैरह रख के लोग भाषण देते हैं, उसको पोडियम कहते हैं। तो पोडियम पर जो थे, जब शपथ लेने के लिए आए तो मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सबसे पहले उन्होंने शपथ ली। किस चीज की, किस पद की? वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने उस दिन, उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे उस दिन। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। देन थाबो म्बेकी वाज sworn in as first deputy president. फिर उसके बाद थाबो म्बेकी को जो था प्रथम उपराष्ट्रपति, डेप्यूटी प्रेसिडेंट का जो था शपथ दिलाया गया, स्वेरिंग उनकी हुई। फिर उसके बाद when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब वो कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया, किस बात के लिए? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ओबे करने के लिए यानी उसको मानने के लिए, और अपहोल्ड करने के लिए यानी सपोर्ट करने के लिए। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना, कि जो संविधान हमारा लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसको मानने के लिए, साथ साथ उसको सपोर्ट करने की मैंने शपथ ली, मैंने प्लेज लिया। और साथ ही अपने आप को डिवोट करने के लिए, कि समर्पित करने के लिए, किस चीज के लिए? जो रिपब्लिक है यानी जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, वहां के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लिया। टू द assembled guests and the watching world I said, अब यहाँ वो कहते हैं कि मैंने जो वहां पे एकत्रित गेस्ट थे, जो असेंबल्ड हुए थे, यानी असेंबल्ड का मतलब एकत्रित, एक जो इकट्ठा हुए थे, जो लोग, जो गेस्ट वहां पे इकट्ठा हुए थे और जो दुनिया देख रही थी उस दिन, उन सभी के लिए मैंने ये कहा। क्या कहा? अब ये दिया हुआ है, जो उनका स्पीच था उस दिन, वो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. वो क्या कहते हैं कि आज हम सभी क्या करते हैं? by our presence here, कि यानी हमारी उपस्थिति के साथ यहाँ पर कॉन्फर करते हैं, यानी कि ये देते हैं, कॉन्फर का मतलब होता है देते हैं, ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो हमारी न्यूबॉर्न, जो अभी अभी जन्म लिया है, क्या? लिबर्टी यानी आजादी। जिस तरह जो आजादी अभी अभी हमने पाई है, जो मिली है, उसको हम क्या करते हैं? कॉन्फर करते हैं, यानी देते हैं ग्लोरी और होप। क्या देते हैं? उसको उम्मीद भी देते हैं और ग्लोरी देते हैं। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा एक तरह से, तो ये दोनों चीज देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो कहते हैं उस अनुभव के बाद, क्योंकि उनका अनुभव काफी कड़वा रहा था, out of the experience of an extraordinary human disaster, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और बहुत अप्रेशन हुआ, बहुत अत्याचार किया गया था वहां के भी लोगों पे, कॉलोनियल गवर्नेंस
के द्वारा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से ह्यूमन डिजास्टर कही जाएगी, एक तरह की डिजास्टर तो आप समझते ही हैं कि किसी तरह का आपदा, अगर किसी तरह की आपदा होती है तो उसको कहते हैं। तो एक तरह से मानवीय आपदा थी, एक बहुत ही बड़ी मानवीय आपदा थी जिसका कि अनुभव हमने लिया है। उस अनुभव को खत्म होने में काफी टाइम लगा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग। वो बहुत दिन के बाद खत्म हुआ, जो कि काफी दिन बाद खत्म हुआ। अब उसके बाद कैसा होना चाहिए, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी। अब उसके बाद जो सोसाइटी जन्म लेनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर पूरी जो मानव जाति है वो गर्व कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब उसके आगे वो कहते हैं अपनी स्पीच में, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं हम लोग जो कि कभी आउटलॉज थे, आउटलॉज यानी कि हम जो थे, हमारे साथ हम एक तरह से, हमारे लिए कोई कानून नहीं था। और ये काफी दिन पहले की बात नहीं है, नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ ही दिन पहले हम लोग जो थे ऐसे थे जो आउटलॉज थे, यानी हमारे पास कोई कानून नहीं था और सभी हमें इग्नोर कर देते थे। हमारे पास अब क्या है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। हमें आज एक ऐसा, रेयर का मतलब जानते ही हैं जो विरला हो, ऐसा प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार हमें दिया गया है। क्या विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस, कि हमें उनका होस्ट बनना है। होस्ट मतलब जानते ही हैं, एक गेस्ट होता है जो उसको होस्ट करता है। टू बी होस्ट टू द नेशंस यानी कई सारे नेशंस को हम होस्ट कर रहे हैं आज अपने ही जमीन पर, अपनी साउथ अफ्रीका की जमीन पर उन सभी का आतिथ्य कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं उनका। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो कहते हैं कि हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हुए हैं। हम डिस्टिंग्विश्ड यानी जो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है एक तरह से, यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो कि जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट जो हमारे आए हुए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए हैं। किस लिए, टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि मतलब वो हमारे देश के लोगों के साथ जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आए हुए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो कि आखिरकार क्या है, एक सामान्य जीत है, कॉमन विक्ट्री है, एक सामान्य जीत है किसकी, जस्टिस की, न्याय की जीत हुई है। फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए। फॉर जस्टिस भी, न्याय के लिए जीत हुई है हमारी, हमारी जीत पीस के लिए हुई है, शांति के लिए हुई है। और ह्यूमन डिग्निटी यानी मनुष्य की जो गरिमा होती है, डिग्निटी मतलब समझिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक कंपनी का ओनर, हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, उसका एक सम्मान होता है। इसी चीज को हम डिग्निटी कहते हैं कि उसे वायोलेट नहीं करना चाहिए, उसको, आदमी को कुचलना नहीं चाहिए। समाज में हर किसी को अपना अधिकार है, वही डिग्निटी कहते हैं उसको। अच्छा, आगे चलते हैं। We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो क्या कहते हैं कि हमने फाइनली, आखिरकार क्या किया है, एट लास्ट अचीव कर लिया है हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को। इमेंसिपेशन बोले तो आज़ादी, जो हमारी राजनीतिक आज़ादी है, पॉलिटिकल आज़ादी है, वो हमने हासिल कर ली है। और हम प्लेज लेते हैं, खुद शपथ लेते हैं क्या, कि अपने आप को हम सभी लिबरेट करेंगे, हम सभी अपने आप का उत्थान करेंगे
अपने सभी लोगों का उत्थान करेंगे, लिबरेट करेंगे, उनको ऊपर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और कैसे? जो अभी जो बॉन्डेज चल रहा है, जो जो गरीबी का बंधन है, जो गरीबी में फंसे हुए हैं, जो डिप्रीव्ड हैं, डिप्रिवेशन है, यानी सब चीज से वंचित हैं, उनको जो सुख किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं है, या जो सफरिंग कर रहे हैं, जो दुखी हैं, या जेंडर या अदर दूसरे बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या अदर बेसिस पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इन सब चीजों से हम उनको आजाद करेंगे, आजादी दिलाएंगे, ऊपर उठाएंगे उनको। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर धरती है, यहाँ पर दोबारा कोई ऐसा अनुभव हो कि किसी का दूसरे के द्वारा, किसी एक का किसी दूसरे के द्वारा अप्रेशन यानी एक्सप्लॉयटेशन। अप्रेशन का मतलब किसी को शोषण करना, किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। तो किसी के द्वारा किसी का भी शोषण यहाँ पे नहीं होगा, किसी का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर अब नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. यहाँ पर अब जो है ये जो सूरज उगा है, ये जो डेमोक्रेसी का सूरज जगा है, और ये जो लिबर्टी का सूरज जगा है, इस सूरज के उगने के बाद अब ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा, कभी ये सूरज सेट नहीं होगा। जो हमारी जो अचीवमेंट है, ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका कभी भी एंड नहीं होगा। यहाँ सनसेट का मतलब क्या हुआ कि एंड होना। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आजादी को राज करने दो, अफ्रीका को ईश्वर आशीर्वाद दे। ऐसा वो यहां तक कहते हैं। ये उनके स्पीच के अंश थे। अब आप देख रहे हैं कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो मैं इनके आंसर्स आपको बाद में कराऊंगा। फिलहाल हम स्टोरी के साथ और आगे बढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया एक आव में। AWE आव का मतलब होता है रिस्पेक्ट ड्यू टू फियर। जो अगर हम किसी चीज से डर जाते हैं और फिर उसको सम्मान देते हैं, तो वो एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि हम सभी ने अपनी आंखें उठाई। कैसे? डर के साथ सम्मान, डर और सम्मान दोनों चीजों के साथ में अपनी नजरें उठाई। क्यों? क्योंकि अचानक से रोर की आवाज आई। किसकी? जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उनके गरजने की आवाज आई, जिसकी वजह से अचानक ये आओ मतलब वैसा सीरियस डर तो नहीं, लेकिन चौंकने वाला जो होता है स्थिति, वो बता रहे हैं। और स्पेक्टिकुलर एरे था, यानी स्पेक्टिकुलर एरे बताएं तो एक सुंदर, स्पेक्टिकुलर मतलब हो जाता है बहुत सुंदर, एरे का मतलब होता है जो दृश्य था, बहुत सुंदर दृश्य था वहां पे। जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रुप कैरियर्स थे, वो एकदम गरज रहे थे आसमान में और गजब का एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे। कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब वो कहते हैं ये जो सारे एयरक्राफ्ट्स आसमान में गरज रहे थे और पैटर्न बना रहे थे, ये सिर्फ एक उनका जो था प्रिसीजन, यानी उनका जो कला था, उनका जो एक्सपर्टिज्म था, उसका सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए नहीं था, बल्कि ये मिलिट्री फोर्स के लिए क्या था, वो दिखाना चाहते थे अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी। लॉयल्टी बोले तो वफादारी। किसके प्रति? ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। क्या? अपनी वफादारी दिखाना चाहते थे। किसके प्रति? जो नई डेमोक्रेसी आई है, जो नई सरकार है, जो चुन के आई है,
अच्छी तरह से फेयरली इलेक्टेड है, लोगों के द्वारा अच्छी तरह से फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, लोगों ने फ्री होके आजाद होके और सुंदर तरीके से चुना है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो उस सरकार के प्रति वो वफादारी जताना चाहते हैं। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब वो कहते हैं कुछ ही क्षण पहले क्या हुआ, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, जो बहुत ऊंचे जनरल, हाईएस्ट जनरल समझते हैं, जो आर्मी के सबसे हाईएस्ट पदों पे जो नियुक्त ऑफिसर्स थे, उन सभी ने, डिफेंस फोर्स के जो वो पुलिस लोग थे और डिफेंस फोर्स के लोग थे, इन सभी ने, जो जिनके की चेस्ट पे, जिनके सीने पे मेडल्स और रिबन्स सजे हुए थे, बीडेक्ड थे, बीडेक्ड माने डेकोरेटेड, सजा हुआ था, क्या, मेडल्स और रिबन्स जो उन्होंने अचीव किया था, उन सभी ने कई कई सालों में जो मेडल्स और रिबन्स इकट्ठा किए थे, उन सभी के सीने पे वो लगे हुए थे, और वो उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, दे सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने भी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। It was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब वो कहते हैं ये कहना इलॉजिकल नहीं होगा, बेवकूफ़ी ये कहना नहीं होगा कि सच्चाई यही है, जो फैक्ट है वो ये है कि बहुत साल पहले की बात ये नहीं है, जबकि वो क्या कर देते कुछ ही साल पहले, यानी क्या कर देते, अगर वो उनको देखते नेल्सन मंडेला को, तो वो उनको सैल्यूट नहीं करते बल्कि क्या करते, अरेस्ट कर देते, दे वुड हैव अरेस्टेड मी। वही वो कहते हैं कि वो मुझे सैल्यूट करने के बजाय कुछ साल पहले ही मुझे अरेस्ट कर लेते अगर सामने देखते तो। फिर वो क्या कहते हैं, फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. आखिरकार क्या हुआ, एक पैटर्न जो था इम्पाला का, जो इम्पाला जेट्स ने छोड़ी, क्या क्या छोड़ी, वो था धुएं से एक वी शेप उन्होंने बनाई, कैसा, रेड, ग्रीन और ब्लू स्मोक उन्होंने एमिट किया, छोड़ा, और उसके साथ उन्होंने एक इम्पाला का जो शेवरॉन ऑफ इम्पाला का जो मतलब शेप था, वो पैटर्न उन्होंने बनाया वी शेप में, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का एक सिंबल था। द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो कहते हैं कि मेरे लिए ये एक सिंबलाइज हो गया, वो दिन मेरे लिए एक संकेत की तरह बन गया, एक सिंबल की तरह बन गया, किसके किसके द्वारा, जो प्लेइंग थे, जो दो नेशनल एंथम्स प्ले किए गए, एक तो था विजन ऑफ वाइट सिंगिंग जो कि था निकोसी सिकेलेल, और एक था आई अफ्रीका, और जो ब्लैक, ये निकोई सिकेलेल आई अफ्रीका, और एक तो ये वाइट वाला सिंगिंग था, और जो ब्लैक वाला जो उन्होंने गाया वो डाई स्टेम, ये गाया, दो नेशनल एंथम्स गाए उन्होंने, और वो दोनों नेशनल एंथम जो थे, वो दोनों नेशनल एंथम वहाँ के साउथ अफ्रीका रिपब्लिक के थे। और हालांकि ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन दोनों ग्रुप जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो उनके लिरिक्स उनको याद नहीं थे उस पर्टिकुलर डे में, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो था वो क्या था, दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज के प्रति अच्छी राय नहीं रखना, एक तरह से कहिए कंडेमिंग के टाइप की, निंदा करना, किसी चीज को उतना अच्छा नहीं मानना, उस समय तक उन लोगों को इतना ज्यादा अच्छा उसके बारे में ओपिनियन नहीं था। अब वो कहते हैं कि लेकिन वो जल्दी ही क्या करेंगे,
इनको बाय हार्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे, जल्दी ही मुझे उम्मीद है वो इसको याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन उद्घाटन का दिन था, मैं ओवरवेल्म हो गया। किससे? जो सेंस था इतिहास का, जो अतीत का सेंस था, अतीत की जो यादें थी, उसके साथ में बहुत ओवरवेल्म हो गया। ओवरवेल्म होना कि अभिभूत हो जाना। कोई चीज जब आपको, जैसे कोई फीलिंग आती है इमोशन में, कभी आप रोने लगते हैं, तो ये भी ओवरवेलमिंग सिचुएशंस होती हैं। तो यही होता है ओवरवेलमिंग। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो वो वही कहते हैं कि जो पहली दशक थी 20th सेंचुरी की, जो पहला 10 साल का पीरियड था, फर्स्ट डेकेड था, उसमें उसके कुछ साल के बाद क्या हुआ, जो एक बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था, और उनके जन्म से पहले, जो नेल्सन मंडेला है, उनके जन्म के पहले ये हुआ था। उसी समय क्या हुआ कि कुछ वाइट लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, कुछ गोरे लोग, अपने मतभेदों को मिटाकर उन्होंने अपने डिफरेंसेस को खत्म कर लिया और एक साथ पैचअप किया। जैसे ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं, तो वो एक साथ आ गए, अपने सारे भेदभाव मिटा दिए आपस के, और उन्होंने क्या खड़ा किया, इरेक्ट किया एक सिस्टम। इरेक्ट करना माने खड़ा करना। क्या खड़ा किया उन्होंने? एक सिस्टम ऐसा खड़ा किया जो कि रेशियल डोमिनेशन का था। जो डार्क कलर के लोग थे, जो काले लोग थे, हमारे अपने ही जमीन के, उनके अपने ही जमीन के लोग, उनके अपने ही देश के जो काले रंग के लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो था रंग के आधार पे रेशियल डोमिनेशन, यानी कि जो गोरे रंगों का जो था वो डोमिनेट करने लग गए गोरे रंग के लोग, किनको? काले लोगों को। एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना लिया वहां पे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो किसके बेसिस पे था? वो सबसे जो था हार्शेस्ट था, सबसे कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन था, यानी बहुत ही सबसे ज्यादा अमानवीय था। सबसे ज्यादा अमानवीय समाज दुनिया का अगर हम कहें, अब तक का जाना जाएगा अगर, तो उसी को जाना जाएगा। इतना खराब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, इतना खराब सिस्टम उन्होंने बना दिया। अब क्या है? नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin. अब वो कहते हैं कि अब क्या हो गया, पिछले दशक में, पिछले डेकेड में, जो 20th सेंचुरी का ये पिछला डेकेड हुआ, इसमें और मेरे लाइफ का 8th डेकेड, यानी कि मेरे लाइफ का जो 80s में अब मैं आ गया हूं, तो अब उसमें 8th डेकेड वही हुआ कि मतलब 80 इयर्स में, देखिए फर्स्ट डेकेड हुआ 1 to 10 इयर्स वाला, अब वो 80s में है, तो वही वो कहते हैं कि मेरे लाइफ का 8th डेकेड, 8वां 10 साल। तो अब क्या आ गया है, जो सिस्टम वो उन्होंने बनाया था, गंदा वाला सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया है हमेशा के लिए, और उसको रिप्लेस कर दिया है किससे? एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड, यानी जाना हुआ, पहचाना हुआ, जिसको पहचान है किसके तौर पे? जहां पे कि राइट्स दी जाती है लोगों को, फ्रीडम दी जाती है, उनको अधिकार दिए जाते हैं, उनको आजादी दी जाती है, सभी लोगों को
रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ द स्किन, कि उनके रंगों के कलर के मतलब कलर के रिगार्डलेस, कि उनके रंगों से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी कलर हो, किसी भी कलर का आदमी हो, सभी को इक्वल अधिकार दे दिया जाता है, राइट दे दिया जाता है, और सभी को बराबर की आजादी दे दी जाती है। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or rapid। अब वो याद करते हैं किनको, जो लोग सेक्रीफाइस हो गए इस स्ट्रगल में, साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनको वो याद करते हैं कि उस दिन, क्या कहते हैं वो, कि उस दिन that they had come about through the unimaginable sacrifices, कि जो unimaginable, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन sacrifices को उन्होंने याद किया। किनको? thousands of लोग जो थे, thousands of people वहां के जो थे वो कुर्बान हो गए। किस लिए? और उन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। और वो लोग, उन्होंने क्या किया? उनके सफरिंग्स जो थे, उनकी जो उन्होंने कष्ट झेला, जो दुख झेला, और जो उन्होंने हिम्मत किया, वो कभी भी, उनको हम गिन नहीं सकते और उसको हम चुका नहीं सकते। जितना उन्होंने संघर्ष किया और जो बलिदान दिया उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनके कर्जे को हम कभी रीपे नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं जैसे कि क्या हूं, आई हैव, और ये कई बार मुझे लगा है कि जैसे कि मैं क्या हूं, सिंपली उन सभी का एक सम हूं, यानी जोड़ हूं। किनका? जो सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे अफ्रीका के, जिन्होंने, जो मेरे सामने गुजर गए, उन सभी का एक सम हूं मैं, उन सभी का एक योग हूं, जोड़ हूं। यानी वो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो तुलना करते हैं अपनी उन सभी के साथ में, कि वो तो देख नहीं पाए, जो पैट्रियट्स थे जो गुजर गए उनके सामने से, तो ये खुद को महसूस करते हैं कि शायद उन सभी के अभाव में एक तरह से वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अभी तो वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानी दी उस चीज को ये मिलजुल कर देख पा रहे हैं। That long and noble line ended and now began again with me। अब जो वो लंबी और, नोबल मतलब होता है जेंटल, जो लंबी और जो नोबल एक भोला भाला लाइन था, वो खत्म हो गया है। और अब जो है, अब वो क्या आ गया है, अब ये दोबारा मेरे साथ शुरू हो गया है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख अनुभव हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा पेनफुल महसूस हुआ जब क्या हुआ, इस बात को लेके कि मैं जो था उनको थैंक यू नहीं कर पाया, जिन्होंने, जिनकी जो जो ये सभी जो शहीद हो गए हैं, जो अब नहीं रहे, संघर्ष करते करते उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उनका जो था, उनको थैंक यू नहीं कर पाया, कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से आज क्या चीज हमें हासिल हो गया है। ये रॉट का मतलब अचीव कर लिया है, क्या चीज अचीव कर लिया, क्या चीज हासिल कर लिया हमने, उसके लिए हम उन्हें शुक्रिया नहीं कर पाए। इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, अपार्थीड आप जानते हैं कि इनको जो था एक्चुअली सभी तरफ से, सारे डिप्लोमेसी से बाहर रखा गया था साउथ अफ्रीका को। तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने क्या किया है, बहुत ही
गहरा जख्म दिया है देश को और देश के लोगों को, जो जख्म जल्दी खत्म नहीं होगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, यानी हम सभी काफी साल गुजारेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर बहुत सारी पीढ़ियां नहीं गुजरेंगी, जनरेशंस नहीं खत्म होंगे, लेकिन काफी साल लगेगा इस चीज को भरने में और रिकवर होने में, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि ये जो गहरा जख्म मिला है इससे रिकवर होने में काफी ज्यादा दिन लगेगा, अगर बहुत जनरेशंस नहीं लगेंगे तो सालों तो लग ही जाएंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, देखते हैं आगे, बट the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobquist एंड ऑफ आर टाइम। ये अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की बात की जो कि वहां पे उस समय शहीद हो गए, जो अब नहीं हैं। उन शहीदों को वो याद करते हुए कहते हैं कि जो डेकेड्स हैं, जो ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी का, जो कि उत्पीड़न का और जो क्रूरता जो की गई थी, वो जो है अनइंटेंडेड इफेक्ट उसका पड़ा है, और इसकी वजह से ही उसी ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी ने, उसी क्रूरता ने और जो उत्पीड़न कर रहे थे, उसी चीज ने क्या जन्म दिया, ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, इन सब का नाम वो बताते हैं। ये सभी जो थे, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या थे, करेज वाले थे। देखिए आगे बताते हैं वो, इन सभी के पास क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, कि बहुत ही गजब का हिम्मत था उनमें, और ज्ञान था, विजडम था, जेनरसिटी थी। जेनरसिटी मतलब उदारता, उनका दिल बहुत ही विशाल था, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, तो वो जेनरस थे, जेनरसिटी थी। और दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनके समतुल्य, उनके बराबर का कोई दूसरा जाना नहीं जाएगा दोबारा, इतने महान लोग थे ये। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद, क्या कहते हैं वो, इसके लिए जो है ऐसे ऊंचे लोगों को बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, ऐसा ही गहरा उत्पीड़न जरूरी होता है, ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन जब लोगों का इस तरह होता है, इतनी बुरी तरह होता है, तभी इस तरह के महान कैरेक्टर जो हैं समाज में जन्म लेते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, कि मेरा देश जो है मिनरल्स में और जो रत्न हैं, जेम्स हैं, उसमें बहुत ही अमीर है। ये कहाँ है, beneath its soil, हमारी धरती के नीचे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिनरल्स हैं और जेम्स हैं। लेकिन I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कहते हैं लेकिन मैं हमेशा यही जानता हूं कि हमारे देश का जो रियल वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है, वो यहाँ के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, जो कि सबसे फाइन हैं और सबसे सच्चे हैं, और वो सबसे शुद्ध डायमंड है, प्योरेस्ट डायमंड्स हैं यहाँ के हमारे लोग। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन्हीं लोगों से स्ट्रगल के दौरान मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि हिम्मत का अर्थ क्या होता है, करेज का मीनिंग क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कई बार मैंने क्या देखा है, मैन को और वुमेन को रिस्क करते, अपने जान को दांव पे लगाते देखा है एक आइडिया के लिए। एक ही आइडिया क्या था, आजादी, उसके लिए दांव पे लगाते हुए मैंने इन लोगों को देखा है। अब वो जो नेम फेम वाले शहीद हुए, सिर्फ उनका नाम नहीं बल्कि कॉमन लोग भी कई ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उनको थैंक यू बोल रहे हैं।
I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को जो खड़े हुए, जो जिन्होंने सामना किया अटैक का, जो अटैक करते थे या टॉर्चर करते थे गोरे लोग, बिना टूटे हुए, वो टूटते नहीं थे उनके डर से, उनके टॉर्चर से, और उन्होंने एक ताकत दिखाई। क्या ताकत दिखाई? रेजिलियंस दिखाया, दृढ़ता दिखाई कि वो टूटे नहीं, डगमगाए नहीं। जिसने क्या किया, वो डिफाई करता है इमेजिनेशन को, कि हम सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी दृढ़ता उन्होंने दिखाई, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि जो हिम्मत है वो डर का नहीं होना नहीं होता। यानी हिम्मत जो होता है, करेज जो होता है, वो ऐसा नहीं है कि डर नहीं हो तो करेज कहेंगे, नहीं। लेकिन हिम्मत क्या होती है कि हम जब डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, ट्रायम्फ का मतलब जीत, जब हम डर को जीत जाते हैं तो उसको हिम्मत कहते हैं। डरना ठीक है, लेकिन डर को जीत जाना ही हिम्मत कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बल्कि बहादुर वो है जो उस डर के ऊपर जीत हासिल करे। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप डरते हैं, लेकिन डर को जीतना बड़ी बात है, उसको जीत जाना चाहिए। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता, जन्म से ही ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे इंसान से उसके रंग के आधार पे उससे नफरत करे, या उसके बैकग्राउंड के आधार पे नफरत करे, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन या धर्म के आधार पे भेदभाव करे। ऐसा जन्म से किसी के मन में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। यही बात वो कहते हैं। ये सब हम एक्चुअली समाज में अगर गंदे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, तो वो हमारे मन में भरते हैं। आप देखते हैं नेता लोग या फूट डालो राज करो पहले भी करते थे, अभी भी कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो हमारे मन में ये सब भेदभाव वाले विचार डालते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा उल्टे वे में, सैटिरिस्टिक वे में बोलते हैं। क्या कहते हैं कि लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए, नफरत करने के लिए, घृणा करने के लिए लोगों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सीख जाते हैं, नफरत करने के लिए सीख जाते हैं, तो वो प्यार करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि प्यार जो है बड़ा ही ज्यादा नेचुरली होता है ह्यूमन हार्ट में। नफरत जो है वो बना बनाया होता है, बना के हम करते हैं, लेकिन प्यार तो हमारे मन में खुद ही जग जाता है ना। और ऑपोजिट यहाँ पे मतलब, देन इट्स ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ? नफरत। प्यार के ऑपोजिट कौन हुआ? नफरत। नफरत हमारे मन में नेचुरली नहीं आता, उसे हमें बोना पड़ता है, लेकिन प्यार नेचुरली जग जाता है। Even if the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यहाँ तक कि वो कहते हैं, जब मैं कहाँ था? ग्रिमेस्ट टाइम, सबसे दुख भरे समय में था, कैद में था, प्रिजन में था, जब मेरे जो कॉमरेड्स थे, मेरे जो लोग थे, वो क्या थे, और मैं क्या थे, हमारे जो थे लिमिट्स, मतलब हद इंतहा हो गई थी हमारे स्ट्रगल की। उस समय हम बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहे थे। उस समय भी मुझे क्या दिखाई देता था? एक चमक दिखाई देती थी ह्यूमैनिटी की, कि आगे जो है क्या होगा? ह्यूमैनिटी होगा ऑफ द गॉड्स, कि हमारे लिए जो है ह्यूमैनिटी की एक रक्षा जो है, ह्यूमैनिटी की सुरक्षा जो है, मानवता की रक्षा के लिए जो है, सो एक चमक दिखाई देती थी हमारे भीतर, हमें एहसास होता था उसका। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हालांकि वो एक सेकेंड के लिए होता था, लेकिन होता था। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो काफी होता था मुझे ये रीअश्योर, भरोसा दिलाने के लिए कि चलते चलो, कीप मी गोइंग, टू कीप मी गोइंग, कि मुझे ये दिलासा देता था, मुझे भरोसा दिलाता था कि आगे चलते बढ़ो। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.
लोगों का लोग की अच्छाई जो होती है वो एक आग की तरह, ऐसी आग की तरह होती है जो छुपा हुआ हो सकता है लेकिन वो कभी भी बुझता नहीं है। In life, every man has twin obligations. कि लाइफ में अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति को दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। और दो ऑब्लिगेशंस वो कौन कौन सी, देखिए दो ऑब्लिगेशंस जो यहाँ पे है, ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशंस मीन्स जिम्मेदारी, कि हर व्यक्ति को दो जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ में। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब ये हुआ कि उसका जो परिवार है, टू हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी उसका ओवरऑल जो परिवार है, जो फैमिली है, उसके प्रति एक जिम्मेदारी होती है। और दूसरी जिम्मेदारी जो नेल्सन मंडेला बताते हैं हर व्यक्ति को है, वो ये है, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है, दूसरी ऑब्लिगेशन है टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री, कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए उनकी एक जिम्मेदारी होती है हर व्यक्ति की। इन अ सिविल एंड human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कि अब वो कहते हैं कि हर व्यक्ति समाज में अगर देखिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक सामाजिक और जो सिविल सोसाइटी है उसमें, जो समाज है उसमें हर व्यक्ति, एवरी मैन, हर व्यक्ति जो है इन ऑब्लिगेशंस को, इन जिम्मेदारियों को उनके अपने इंक्लिनेशंस, मैंने यहाँ पे नेचर हो जाएगा कि उनका जो नेचर है, उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है उसके मुताबिक और अपनी क्षमता के मुताबिक, एबिलिटीज के हिसाब से, इन दोनों चीजों के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो उसको पूरा करने का मतलब क्षमता रखता है, वो पूरा कर सकता है हर व्यक्ति। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। अब वो कहते हैं लेकिन मेरे लिए एक देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, ये जो था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था एक आदमी की तरह मेरे जन्म और मेरे रंग के कारण जो था अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना बहुत ही कठिन था। ये ऑब्लिगेशंस जो थे, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, यही दो तरह की उनकी जिम्मेदारियां थी ना, फैमिली के प्रति और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, ये वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो रंग था, उनका जो बर्थ था, जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे पूरा एक्सप्लॉइट हो रहे थे वो लोग, तो वो इन जिम्मेदारियों को भी पूरा कर नहीं पा रहे थे। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। यहाँ मैन ऑफ कलर से आप क्या समझते हैं? जो काले लोग थे। ये जो मैन ऑफ कलर दिया हुआ है वो क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं, जो मैन ऑफ कलर थे, ब्लैक पीपल थे, और अगर वो एक आम इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहते थे, तो भी अगर उन्होंने प्रयास किया किसी ने एक सामान्य इंसान की तरह जीने का, तो उनको क्या किया गया? पनिशमेंट दी गई, उनको पनिश किया गया और आइसोलेट किया गया, यानी कि उनको एकांत में, मतलब अकेला कर दिया गया। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। कि साउथ अफ्रीका में जिस भी इंसान ने अपनी जो थी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज मैंने जिम्मेदारियां अपने लोगों के प्रति, मतलब
अच्छी तरह से निभाना चाहा। इनएविटेबली मतलब कि बिना त्रुटि के, उसको बिना बिना किसी त्रुटि के निभाना चाहा। उनको क्या किया गया? दे वर रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट। उनको जो है उनके परिवार से, उनके घर से दूर कर दिया जाता और उनको बाध्य कर देते थे, फोर्स्ड कर देते थे। किसके लिए? कि वो उन सब से दूर होके जीवन जिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। और ये जो था, ये किस प्रकार का एग्जिस्टेंस? एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस था। किस तरह का? उनका अस्तित्व जो हो जाता था एकदम सीक्रेसी वाला हो जाता था और रिबेलियन वाला हो जाता था, कि विद्रोही वाला। और जैसे कि वो विद्रोही हैं, और वो कैसे हैं? वो मना सीक्रेसी रखते हैं, तो सीक्रेसी वाला उनका जो कि मतलब रहस्य, कुछ रहस्य रखते हैं, ऐसा उनको बना दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने शुरुआत में अपने जो लोगों को था वो अपनी परिवार से ऊपर नहीं चुना था। वो भी अपने बारे में बताते हैं कि पहले वो अपने फैमिली को ही प्रायोरिटी देते थे, अपने लोगों को शुरुआत में वो पहली प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपने देश के लोगों को। लेकिन अब वो क्या कहते हैं? बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहा था, जब उनको सेवा देने की, उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला, आई फाउंड आउट, कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक आ गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। कैसे? कि मैं एज अ सन भी, बेटा का भी अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा था। जो मेरी जिम्मेदारियां थी, जो मेरी ऑब्लिगेशंस थी, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था। अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, यहाँ तक कि एक भाई का फर्ज नहीं निभा पा रहा था, एक फादर का, एक पिता का फर्ज नहीं निभा पा रहा था, एक हस्बैंड का भी फर्ज नहीं निभा पा रहा था। यानी मुझे हर जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका जा रहा था साउथ अफ्रीका में। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अब वो कहते हैं, मैं इस भूख के साथ जो आज़ाद होने की भूख के साथ जन्म नहीं लिया था मैंने। और वो क्या कहते हैं कि मैं बस आज़ाद पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री। हर व्यक्ति फ्री पैदा होता है। फ्री इन एवरी वे मतलब हर वे में वो फ्री पैदा हुए थे। एक्चुअल बात ये है कि नेचर तो हमें जन्म देती है फ्री ही, और वही बात है कि वो फ्री जन्म लिए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो बैरियर्स हैं वो ह्यूमंस ही लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए वो कहते हैं कि किस किस चीज़ों के लिए फ्री थे। वो फ्री थे कि खेतों में जो फील्ड्स थे उनके माँ के घर के पास, उन खेतों में वो फ्रीली घूम सकते थे। वो फ्री थे स्विम करने के लिए इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। वो फ्री थे उस नदी में जो उनके गांव में बहा करती थी। क्लियर स्ट्रीम माने एक धारा नदी की, जो एक नदी की धारा उनके गांव में बहती थी, उस नदी में वो तैरने के लिए आजाद थे। वो जो भुट्टे थे, मिलीज बोले तो उनको कहते हैं, जो कॉब कॉब होता है, तो जो भुट्टा था उसको जो स्टार्स के नीचे यानी खुले आसमान के नीचे पकाने के लिए आजाद थे। और क्या था? राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और क्या था कि जो बुल्स थे, जो सांड थे, उनके पीठ पर सवारी करने के लिए वो उनको राइड करने के लिए आजाद थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of
मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पिता का और जो मतलब मैंने अपने पिता की बात मानी, और जब तक मैंने जो हमारे ट्राइब्स के जो मतलब उनकी जो जनजाति थी, उनके ट्राइब्स का जो रीति रिवाज था, जो कस्टम्स था, उसको ओबे किया, उसको माना, उनको क्या हुआ, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। मतलब उनको जो था लोगों के द्वारा बनाए हुए कानून या फिर ईश्वर के बनाए हुए कानून जो थे, उसके द्वारा कोई परेशानी नहीं हुई। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय दीज थिंग्स, बाय द लॉज मेड बाय मैन और गॉड। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. क्या हुआ उसके बाद, इट वॉज, वो कहते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। उनको लगने लगा उसी टाइम कि जैसे कि उन्होंने उन रीति रिवाजों वगैरह को तोड़ा, तो उनको लगा कि ये जो उनका बॉयहुड यानी जो बचपन का आज़ादी उनका वो दिखता था कि वो फ्री हैं हर चीज़ के लिए, वो बस एक इल्यूजन था, वो बस एक क्या था, भ्रम था। इल्यूजन बोले तो कुछ भ्रम होना, वो बस एक महज भ्रम था उनके लिए, जो सच नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने डिस्कवर किया, जब मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे छीन ली गई है, तो फिर मुझे इसके लिए भूख जग गई। That I began to hunger for it, फिर मुझे इसके लिए भूख जग गई। At first as a student I wanted freedom only for myself, सबसे पहले एक विद्यार्थी की तरह फ्रीडम मुझे बस अपने ही लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. और ये जो था, सबसे पहले मुझे आज़ादी अपने लिए चाहिए थी, और कैसी, वो टेम्पररी फ्रीडम चाहिए थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी, एक परमानेंट नहीं, जो क्षणिक भी फ्रीडम हो, लेकिन वो टेम्पररी फ्रीडम किस लिए, कि वो बाहर देर तक रह सकें रात में, और वो पढ़ने की आज़ादी हो उनको, जो भी उनको अच्छा लगे, जो भी वो चुने, वो पढ़ने की उनको आज़ादी हो। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. आगे उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़े हुए, एक यंग मैन जब वो हुए, तो जोहानसबर्ग में क्या हुआ कि उनको इसकी जो थी मतलब लालसा जगी। एक यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एक लालसा, यानी उम्मीद करना, उम्मीद जग जाना, या किसी चीज़ का उम्मीद करना, लालसा करना कि ये हो मेरे पास। तो उनके अंदर क्या हुआ, एक लालसा जग गई किस चीज़ की, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स की, जो एक सामान्य बेसिक लेवल का फ्रीडम है, और एक जो यानी सम्मानित रहने का एक आज़ादी है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, किसके लिए, अपनी जो पोटेंशियल है, जो चीज़ ये पा सकते थे उसको पाने का, जिसके ये हकदार थे, वो इनको पाने की भूख जगी। ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी जो अपने जो एक देखिए, अर्निंग माई कीप की मतलब जो उनकी ज़रूरत के लायक जितना था उतना वो कमा सकें। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यानी वो शादी कर सकें और एक परिवार बना सकें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि ये आज़ादी जो कि एक कानूनी तौर पर जो जीवन उनका होना चाहिए, उस जीवन में कोई बाधा ना बने, ऐसी आज़ादी उनको चाहिए थी। There should not be any obstruction. Obstructed में कोई बाधा डालना।
तो कोई बाधा ना बने। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तभी मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी जो कि मुझसे छीन ली गई थी, हटा दी गई थी। मेरी जो आज़ादी थी वो नहीं छीनी गई थी, बल्कि क्या हुआ था, जो फ्रीडम बाकी लोगों का भी था, हर व्यक्ति का फ्रीडम क्या था, मेरी तरह ही छीन लिया गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. और तभी ऐसा हुआ कि जो मेरा खुद के लिए भूख था, मेरी खुद की आज़ादी के लिए जो ये भूख थी, जो ये हंगर था, ये बदल गया और वो क्या बन गया, वो उससे बड़ी भूख बन गया, वो हंगर हो गया फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। देखिए वो यही कहते हैं, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि वो अब मेरे लोगों की आज़ादी के लिए भूख बन गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और इस भूख ने क्या क्या बदलाव किए, यही जो इच्छा थी, यही जो डिजायर थी, इस डिजायर ने ही क्या क्या किया, मेरे मेरे लोगों की आज़ादी की जो ये डिजायर थी, जो इच्छा थी, इसने क्या किया कि ताकि जो मेरे लोग हैं वो अपनी जीवन को पूरी गरिमा से, पूरी डिग्निटी से जी सकें। इसके लिए क्या हो गया कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। इसने मुझे उत्साहित किया, मेरे जीवन को एनिमेट किया, किस तरह से कि मुझे बदल के रख दिया। और कैसे बदला, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदल दिया। और कैसे बदला कि मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन था, डरा हुआ यंग मैन था। कैसा था, फ्राइटेंड था, लेकिन उसे क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया। और दूसरी चीज क्या है, इसने क्या किया कि मैं एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, और लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। ये बता रहे हैं कि जो बदलाव लाया, यही जो आज़ादी की भूख थी अपने लोगों के लिए, तो उसने ये सब चीज़ किया। इसने क्या किया, एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे नेल्सन मंडेला, उनको एक ऐसा इंसान बना दिया था जिनको कि घर भी नहीं नसीब था। He was left without a home, और उनको फोर्स कर दिया गया एक ऐसी लाइफ जीने के लिए। वो लाइफ लविंग मैन थे, लेकिन वो एक मॉन्क की तरह जीने लग गए, एक सन्यासी वाला जीवन जीने लगे। I am no more virtuous too, or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब वो कहते हैं, हालांकि ये बात है कि मैं उससे ज़्यादा, देखिए वर्चुअस मतलब वैसे होता है सदाचारी या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, जो अच्छा आचरण वाला हो और मतलब सेक्रीफाइस करे। तो मैं बहुत ज़्यादा सदाचारी या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब मैंने सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी, खुद कुर्बानी नहीं दी, दूसरे लोगों के मुकाबले अगर जो बाकी के लोगों ने भी कुर्बानियां दी, यहाँ वही वो कहना चाहते हैं कि देन द नेक्स्ट मैन, कि और लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने कुर्बानी दी, बल्कि जो नेक्स्ट मैन है बाकी के भी लोग थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियां दी। लेकिन बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं जो था
वो जो पुअर, थोड़ा बहुत लिमिटेड फ्रीडम मुझे मिला था, आज़ादी मिली थी, वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड, मतलब मुझे किस बात की इजाज़त थी, जब मैंने जाना कि मेरे लोग जो थे वो आज़ाद नहीं थे। जब मुझे ये पता चल गया तो मैं अपनी जो थोड़ी सी हल्की सी आज़ादी थी ना वो भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे लोग तकलीफ में थे, तो मैं कैसे इंजॉय कर पाता। अब उसके बाद वो कहते हैं, आई freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब वो कहते हैं आज़ादी जो है ना वो इनडिविजिबल है, यानी उसको बांटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो चेन्स हैं, अगर कोई भी कैद में है, कोई भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मेरे लोग अगर जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो यानी इसका मतलब है कि सभी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जकड़ा हुआ है, जंजीर में बंधा हुआ है। आज़ादी सभी की छीन ली गई है, इसका मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि एक आज़ाद है, दो आज़ाद नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंडिविजिबल है। फ्रीडम जो है वो बांटा नहीं जा सकता। और फिर वो कहते हैं, तो जो ये जो जंजीर थी, ये जो चेन था हमारे सभी लोगों के लिए, वो चेन मेरे लिए भी था, वो जंजीर, वो कैद मेरे लिए भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि मैंने जाना कि जो अप्रेसर है, भाई अप्रेसर कौन थे? गोरे लोग। तो गोरे लोग भी लिबरेट होने चाहिए, यानी उनको भी ऊपर उठना चाहिए, उनका भी उत्थान होना चाहिए। जो मानसिक लेवल, उनका मेंटल कंडीशन था वो बहुत ही पुअर था। उसी तरह जैसे कि जो अप्रेस्ड, जो दबे कुचले, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो ब्लैक लोग थे, उनके साथ साथ जो गोरे लोग थे उनका भी लिबरेशन जरूरी था। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. क्यों वो ये बात कहते हैं, अब बताते हैं। देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति की आजादी को, फ्रीडम को छीनता है, वो खुद एक कैदी होता है। किस चीज का कैदी होता है? वो कैदी होता है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का कैदी होता है। अपने दिल में ही वो कैद होता है नफरत में, नफरत के द्वारा। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो कैसे, वो किस कैद में रहता है? वो प्रिजुडिस की कैद में होता है, भेदभाव की कैद में होता है, और उसका मन जो है नैरो माइंडेड होता है, बहुत ही संकुचित सोच होते हैं, बहुत ही संकुचित विचारधारा वाला वो कैद में लॉक्ड होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. वो खुद के लिए भी कहते हैं कि अगर मैं कभी ऐसा करूं कि किसी और का फ्रीडम ले रहा हूं, तो मैं ट्रूली फ्री नहीं हूं, मैं सच में फ्री नहीं होऊंगा। कि उस केस में अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूं तो मैं फ्री नहीं होऊंगा। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. उसी तरह जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। दोनों एक ही तरह की सिचुएशन हो जाती है कि या तो मैं किसी और की आज़ादी छीनूं या मेरी आज़ादी कोई छीने, दोनों ही सूरत में मैं आज़ाद नहीं हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. वो कहते हैं जो oppressed है, जो गोरे लोग यानी यहाँ पे हैं, वो जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो भाई एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, या जिनके ऊपर जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, दोनों ही ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, मतलब जिनका शोषण किया जा रहा था, जिनके द्वारा, ऑपरेसर के द्वारा शोषण किया जा रहा था, तो जो जिनका शोषण हो रहा है और जिनसे जो शोषण कर रहे हैं, दोनों ही एक समान क्या हैं? रॉब्ड हैं, उनसे छीन लिया गया है क्या? उनकी ह्यूमैनिटी। उनकी ह्यूमैनिटी जो है खत्म हो जाती है, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता
खत्म हो जाती है, क्योंकि जो रॉ जो मान लीजिए कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, तो उनकी तो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो ही गई, लेकिन जो खुद उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, वो तो पहले ही अपनी अंतरात्मा को मार चुका, उनकी ह्यूमैनिटी तो ख़त्म हो गई। तो भाई यही था ये चैप्टर हमारा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे टू यू।